नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अजय चौटाला के जेजेपी इनेलो के साथ आने वाले बयान पर कहा कि ये राजनीति है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, समझौता पहले भी होता है, समझौते बाद में भी होते हैं। उस पार्टी को क्या करना है वो उस पार्टी को मालूम है। अभी हमारा समझौता बड़े अच्छे पर चल रहा है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। बता दें कि अजय चौटाला ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। अगर बड़े चौटाला यानी कि ओपी चौटाला पुनर्विचार करेंगे तो हम भी इस पर विचार करेंगे। ये राजनीति है, लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से सबकी अपनी नीति होती है, सबको अपना चलना होता है। अगर समझौते पहले भी होते हैं, अब भी हैं, आगे भी होंगे, तो समझौते में कौन पार्टी क्या करेगी इसका तो उस पार्टी को पता है। हमको तो ये पता है कि आज अच्छी सरकार हमारी चल रही है और दोनों पार्टियों का समझौता बहुत ही अमिकेबली, बहुत ही तरीके से चल रहा है। हम साथ एक मिलकर के चल के और अपने सारे एजेंडे को अपना। आप क्या कहलवाना चाहते हैं मुझसे? मैंने तो कल भी कहा है, स्वयं चौटाला साहब भी कहते रहे कोई बात स्थायी नहीं होती राजनीति में, तो वो पुनर्विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे। तो करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। बता दें कि यह भवन 16 करोड़ की लागत से बनकर तैयार किया गया है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया। साथ ही सड़क निर्माण कार्य और कई पार्कों में ओपन एयर जिम का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने यहां पर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट, नागरिक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनौंडा का भी उद्घाटन किया। तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज हिसार पहुंचेंगे। इसी के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर आयोजित जन सरोकार दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हिसार के मिलेनियम पैलेस में कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी के साथ हिसार प्रशासन ने व्यवस्था की कमान भी संभाल ली है। डीएसपी अभिमन्यु ने दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया। किसानों ने भी आज विरोध करने का ऐलान किया है। पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और महिला पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती समारोह सह भोजपुरी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जो राजीव चौक सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। वहीं कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अभिनेता मनोज तिवारी विशिष्ट अतिथि यहां पर होंगे। बताते चले कि समारोह का उद्घाटन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा किया जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं सिंधु बॉर्डर की। सिंधु बॉर्डर पर एसकेएम की बैठक खत्म हुई, वहीं 7 दिसंबर को अगली बैठक होगी। अब सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम तय कर दिए गए हैं, जिसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल होंगे। इसी के साथ साथ जोगेंद्र उग्राहा, शिव कुमार काका, बलबीर सिंह राजेवाल का नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया है। वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। एक साफ बात है। दूसरी बात, जितनी भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेज की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए उनकी कंपनसेशन की, जितनी पेंडिंग बातें हैं, जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास। तो खबर भिवानी से है, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी के लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने पिछली सरकारों को लेकर कहा कि पिछली सरकारों ने बेईमानी और भ्रष्टाचार से नौकरियों में भर्तियां की थी, जिसकी वजह से आज तक उनकी भर्तियां चल ही रही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि HCS तक की भर्तियां कोर्ट में हैं। विपक्ष की पार्टियों का बेईमानी और भ्रष्टाचार पर एक अधिकार रहा है। उनकी सरकार ईमानदारी से सभी भर्तियां कर रही है। जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर भी बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानूनों को वापस लिया है। पिछली सरकारों में जब जब आंदोलन हुए तब तब किसानों पर गोलियां चली हैं, लेकिन उनकी सरकार ने सिर झुकाकर किसानों की मांगों को मानने का काम किया है। पिछली सरकारों में जितनी भी नौकरी लगी वो कोर्ट में चैलेंज हुई। ज़्यादातर HCS की नौकरियां भी उनकी हटी हैं, PTI की नौकरी भी उनके वक्त की हटी हैं, बहुत सारी और तरह तरह की नौकरियां उनके वक्त में हटी हैं। बेईमानी और भ्रष्टाचार का एकाधिकार विपक्षी पार्टियों का रहा है। हम तो बेईमानी रोकते हैं। ये जरूर है कि कोई पकड़ में आता है तो हम कार्रवाई करते हैं, हम चीज़ों को छिपाते नहीं, हम किस कार्रवाई करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज बनवारी लाल जिंदल सुईवाला महाविद्यालय में पुलिस पाठशाला प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत पहुंचे। महाविद्यालय में पहुंचने पर प्राचार्य डॉक्टर राकेश भारद्वाज और महाविद्यालय के स्टाफ के सभी सदस्यों ने पुष्प देकर स्वागत किया। महाविद्यालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण किया और उसके बाद महाविद्यालय के सभी बच्चों से रूबरू होकर यातायात के नियमों और साइबर क्राइम जैसी एहतियात घटनाओं को लेकर बातचीत की। पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने कहा कि सबसे ज्यादा मौतें यहां पर सड़क दुर्घटना होती हैं और ज्यादातर मौतें यहां मोटरसाइकिल पर होती हैं। लोग खुद लापरवाही करते हैं, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिस वजह से कई यहां पर हादसे हो जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग जरूर करें।
नहीं, आज ये अमर उजाला की तरह पुलिस की पाठशाला यहाँ बनवारी लाल जिंदल सुई महाविद्यालय तोशाम के अंदर आयोजित की गई थी, जिनमें आज जो ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो बच्चे हैं उनसे रूबरू हुए। उनको यातायात नियमों के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में और नशे के बारे में जो कुछ जागरूकता दी गई है। मैं आशा करता हूँ कि इन लोगों को जो पुलिस के बारे में, जो उनके रूल्स के बारे में और जो मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान है उनके बारे में समझ पैदा हुई होगी और वो नए जागरूक नागरिक बनेंगे। चलिए इसी बीच जींद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग जींद से टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। विदेश से आए लोगों पर यहां स्वास्थ्य विभाग की नजर है। विदेश से आए 8 लोगों से नहीं हुआ है संपर्क, 8 लोगों का फोन भी बंद है। 20 दिन में विदेश से आ चुके हैं यहां पर 8। आपको बता दें कि लोग जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से यहां पर अलर्ट नजर आ रहा है। जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। 8 लोगों का फोन अभी बंद है, लगातार संपर्क करने की कोशिश हो रही है। 20 दिन में विदेश से 129 लोग आ चुके हैं। लगातार उन लोगों पर संपर्क यहां पर करने का प्रयास किया जा रहा है उन लोगों से। हालांकि 8 लोगों से यहां संपर्क नहीं हो पाया है। 129 लोग अब तक यहां 20 दिनों के अंदर विदेश से आ चुके हैं। 8 लोगों का यहां तक फोन नंबर तक बंद है। लगातार सरकार की ओर से यहां पर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पहले से ही यहां पर सजगता कर रही है, सतर्कता दिखा रही है, ताकि जैसे कोरोना की सेकेंड वेव आई थी उस पर जो तैयारियां सरकार की ओर से नहीं थी, जिस वजह से समस्याओं का एक बड़ा अंबार यहां पर सामने था। ऐसे में अब सरकार कोई भी यहां पर गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है। लगातार सरकार की नजर हर एक शख्स पर है जो विदेश से लौट रहा है। 20 दिनों के अंदर 129 लोग अब तक लौट चुके हैं, लेकिन 8 लोग ऐसे हैं जो अभी तक फोन तक नहीं उठा रहे, नंबर तक उनका नहीं लग पा रहा है। चलिए इसी बीच रोहतक से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आ रही है टीवी स्क्रीन पर। रोहतक से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर 134 ए के तहत दाखिले के लिए एग्जाम्स हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर 134 ए के तहत दाखिले के लिए एग्जाम रोहतक से आज आयोजित किए गए हैं। एंट्रेंस एग्जाम लगभग 1949 स्टूडेंट्स दे रहे हैं एग्जाम। प्रदेश में लगभग 50,000 छात्रों का एग्जाम है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी और अहम ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 134 ए के तहत दाखिले के एग्जाम दिए जा रहे हैं। इसका आयोजन किया गया है। एंट्रेंस एग्जाम लगातार चल रहा है। लगभग 1949 यहाँ पर लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं। बट आपको बताते चले कि काफी अहम है ये एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम है। आज 134 ए के तहत दाखिले के लिए ये एग्जाम लिया जा रहा है। आज आयोजित किए गए हैं एंट्रेंस एग्जाम। सबसे ज्यादा केंद्र जो है वो सोनीपत और पानीपत में इसके बनाए गए हैं। 13 सेंटर सोनीपत और पानीपत में इसके बनाए गए हैं। 134 ए के तहत दाखिले के लिए यहाँ पर एग्जाम दिया जा रहा है। सोनीपत, पानीपत 2 ये क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा केंद्र यहां पर बनाए गए हैं एग्जाम के। 13 केंद्र दोनों ही जगह पर बनाए गए हैं। लगभग 1949 छात्र यहां पर एग्जाम दे रहे हैं। प्रदेश में लगभग अगर बात करें तो यहां पर लोग इस एग्जाम को देने के लिए काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, किस तरीके से इस एग्जाम को देखा जाए? काफी उत्साहित है इस एग्जाम को देने के लिए तमाम छात्र और लगभग 1949 लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें रोहतक जिले की, तो रोहतक जिले में 134 ए के तहत जो है लगभग 3000 के आसपास जो है विद्यार्थी आज एग्जाम दे रहे हैं। वही रोहतक ब्लॉक की अगर बात करें लगभग 2000 के आसपास विद्यार्थी हैं। तो और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 50,000 के आसपास विद्यार्थी हैं, वो आज एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम के लिए जो है शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारियां कर रखी थी
और कोविड नियमों का पूरे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। वहीं एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम सुचारू रूप से करवाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से भरसक प्रयास किए गए थे और रियलिटी जाके वहां पे चेक किया गया तो शिक्षा विभाग ने किसी भी तरीके की कोई खामी वहां पर नहीं छोड़ रखी थी और ठीक तरीके से एग्जाम जो है कंडक्ट किए गए। वही अभिभावकों का कहना है कि सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल की गई है जिसमें गरीब बच्चे अच्छे से ठीक तरीके से निजी स्कूलों में पढ़ सकते हैं। इसके लिए सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है और अब जो ये विद्यार्थी जो है एग्जाम के बाद अगले 2 से 4 दिन के अंदर इनका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है निजी स्कूलों में ये बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे, सरकार उनकी फीस को वहन करेगी। जी बिल्कुल, तो इस एग्जाम को लेकर ये छात्र जो है काफी पहले से इस एग्जाम का इंतजार भी कर रहे थे राजू राज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था और उसमें विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए थे, उन आवेदनों में क्राइटेरिया ये रखा गया था कि 134A के तहत वही विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। जो विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो ये एग्जाम नहीं दे सकते, वो ऑटोमेटिकली ही वो निजी स्कूल में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन जो निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश अपनी फीस वहां पर नहीं भर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये सरकार की तरफ से आवेदन मांगे गए थे और इस आवेदन में भरने के बाद जो है पूरी प्रक्रिया एक निष्पक्ष रखी गई थी। उस निष्पक्ष प्रक्रिया के दौरान अब जो है एग्जाम आज पूरे प्रदेश में हो रहा है और लगभग जो है उस एग्जाम में 50,000 के आसपास आज स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पुलिस डीएवी स्कूल ऑडिटोरियम अम्बाला शहर में एक प्रदेश स्तरीय यहां पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने की। कांग्रेस पार्टी की ओर से चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक, नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अम्बाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प देकर जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचने पर उन्होंने चित्र प्रदर्शनी को देखा। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर 1971 के युद्ध पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। यहाँ पर हरियाणा का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे कैप्टन डावर आए हैं एआईसीसी की ओर से। ये सारा कमेमोरेशन जो हो रहा है इनकी देखरेख में 50 साल हम मना रहे हैं 1971 की जंग के, लड़ाई के, जिसमें एक देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। वहाँ के बहादुर लोगों का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के कारण और हमारी जो बहादुर सेना, भारत की बहादुर सेना, हमारे ऊपर हमला किया गया, लेकिन हमारी बहादुर सेना ने न केवल अपने देश को बचाया, लेकिन जो पड़ोसी देश जो उस समय खतरे में था, क्राइसिस में था, एक हिस्सा, उन लोगों की आवाज़ को दबाने से उन्हें बचाया। दिव्यांगों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है। वहीं हरियाणा दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। पंचकुला में 5 एकड़ में 37 करोड़ 70 लाख से दिव्यांगों के लिए यहां पर लाइफ सेंटर बनेगा। करनाल के कुटेल गांव में 15 एकड़ में यहां कम पोस्टेड रीजनल सेंटर का भी निर्माण होगा। प्रदेश के हर खेल स्टेडियम में दिव्यांगों के लिए कोना निर्धारित होगा। इसी के साथ दिव्यांग खिलाड़ियों को ओलंपिक स्तर तक ले जाने का भी उद्देश्य है। वहीं दिव्यांगों के लिए 5 कॉलेज बनाए जाने का भी फैसला लिया गया है, जहां निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। राजकुमार मक्कड़ ने आगे ये भी कहा कि दिव्यांगों के लिए 1.5 लाख रुपए तक का ऋण पर यहां गारंटर की शर्त खत्म कर दी गई है। अब जिला नहीं, उपमंडल स्तर पर दिव्यांग सर्टिफिकेट बन सकेंगे।
यह सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके अलावा हमने तय किया है कि अभी पैरालंपिक में हमारे देश के 19 पैरा खिलाड़ी अर्थात दिव्यांग खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किए, जिसमें 5 स्वर्ण पदक लिए हैं, क्योंकि सरकार ने उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई और उनको खेल के नाते से तैयार किया गया। हरियाणा का एक खेल का घर है। खासतौर पर हम भिवानी की बात करें तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार के खेल यहाँ विकसित हो रहे हैं। भिवानी की माटी के अंदर खेल करके अनेक खिलाड़ी और विश्व के पटल पर भारत का नाम उन्होंने रोशन किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कल की हमारी बैठक में ये तय हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने कि हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक स्टेडियम हम उसमें कॉर्नर दिव्यांगों के लिए तय करेंगे। घोषणा की। हरियाणा दिव्यांग कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। पंचकुला में 5 एकड़ में 37 करोड़ 70 लाख से दिव्यांगों के लिए लाइफ सेंटर बनेगा। करनाल के कुटेल गांव में 15 एकड़ में कंपोजिट रीजनल सेंटर का भी निर्माण होगा। चलिए इसी बीच इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। विदेश से आए लोगों पर नजर रखी जा रही है। विदेश से आए 8 लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। 8 लोगों का फोन यहां पर बंद है, उनसे संपर्क नहीं हो रहा। 20 दिन में विदेश से 129 लोग अभी तक आ चुके हैं भारत। बड़ी खबर इस वक्त की, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो 8 लोगों का फोन बंद है। लगातार यहां पर उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर यहां पर ओमिक्रॉन को लेकर लोगों में काफी ज्यादा दहशत भी देखी जा रही है। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। तमाम लोगों का डेटा यहां पर खंगाला जा रहा है जो विदेश से लौटे हैं। लगभग 20 दिनों के अंदर 129 लोग लौट चुके हैं। देखिए, ये बड़े राहत की बात है कि अपने जिला में फिलहाल एक भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये अभी कुछ कंट्रीज में और कुछ स्टेट्स में आ रहे हैं तो हमें बड़े सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखिए, ये बड़े राहत की बात है कि अपने जिला में फिलहाल एक भी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये अभी कुछ कंट्रीज में और कुछ स्टेट्स में आ रहे हैं तो हमें बड़े सावधानी रखने की आवश्यकता है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।